अच्छा अच्छा। ठीक है, तो करिश्मा सिलेबस नोट किया आपने? दिखाओ। और एक काम करो कि थोड़ा सा परिवर्तन करो, ठीक है ना। ऐसी कॉपी का काम मत करो, सादा वाला पेज वाला कॉपी लो। उस पेज पे जब तुम लॉन्ग वाला लो चाहे खड़ा वाला लो, उसमें इधर इतना जगह बाएं साइड छोड़ दो, इतना। देखो ये रूल होता है यूपीएससी का। तो यहाँ पे जब बाएं साइड आप छोड़ेंगे यहाँ पे, तो भविष्य में कभी भी जैसे कोई करंट की चीजें हो गई, कोई इवेंट हुआ हो, तो उसको उस टॉपिक में आप लिख सकती हैं, मेंशन कर सकती हैं, इसीलिए छोड़ा जाता है और कोई बात नहीं है। तो अपने बाएं साइड इतना पेज छोड़े रहेंगे तो कुछ लिख सकती हैं, चाहे जब आप पढ़ रहे हैं तो उसी को शॉर्ट टर्म में आप लिख सकती हैं, बस नहीं। उससे क्या होता है कि आपको पूरा किताब नोट्स नहीं पढ़ने की जरूरत होगा, जितना आपने पढ़ा उसका मेन में पॉइंट यहाँ पे लिख लिया है, उसको भी देख लिया पीटी के पर्पज से, और जो आपने पूरा लिखा है उसको मेंस के पर्पज से देख लिया आपने। तो पीटी कम मेंस का मतलब यही होता है कि हमें पीटी संबंधित, मैं कुछ क्वेश्चन इसी से संबंध में बोलूंगा, अब उसमें मैं खुद क्वेश्चन बनाऊंगा, वो क्वेश्चन को यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा, बस नहीं। इससे क्या होता है कि हमारा पीटी भी तो इतना दूर अगर छोड़ रही हैं आप सादे पेज पे, और अभी आपकी आर्टी इतनी बढ़िया है, लेकिन इस लाइन की वजह से आपका इतना निखर कर नहीं आ रहा है। अगर आप सादे पेज भी लिखती तो और उभर कर सामने आता, क्योंकि यूपीएससी भी आपको ऐसा ही पेज देगा, ठीक है, सादे पेज पे लिखने का। तो प्रैक्टिस हमेशा जितना का ये कॉपी खरीदोगी उतना का वो भी मिल जाएगा, चाहे अगर नहीं होता है तो जाना A4 साइज का पेपर लेना, उसे किसी ट्रेन जाकर के स्पाइरल बाइंडिंग करवा लेना, वो कर देगा, कैसो किताब बना देगा तुमको। 250 रुपया लगाओगी, 250 रुपया में या 270 रुपया में एक पूरा A4 साइज का मिल जाएगा, उसमें 3-4 कापियां आपकी बन जाएगी आराम से। तो ये तरीका होता है। अब ऐसे क्या है, अभी इंटर तक के बच्चों का अब परिभाषा छोड़ो, अब ये बातें नहीं रह गई, अब किस में आ गए हो, यूपीएससी में आ गए हो। जैसे ये देखो, ये लिया है ना, देखो ये लिया है, लेकिन लिखने का तरीका नहीं पता है, रुकिए अभी देखता हूँ। लिखने का तरीका नहीं पता है, लिखने का तरीका क्या है कि इसको यहाँ से मोड़िए, या तो अगर आपको पास या इसके से खींच लीजिए इतना। अब जैसे यहाँ है, यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, ये टर्म हो गया आपका मेंस के लिए, और ये वाला टर्म हो गया आपका पीटी के लिए। जो भी क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे आप मेंशन करते चलिए, यह तरीका होता है यूपीएससी का। यह नहीं कि जैसे मन के लिखते चले जाए, जैसे लिखा है देखो, लिखा नहीं है, देखो क्या मतलब है, कहीं जगह नहीं छोड़ा है। कहीं अगर हम कुछ लिखना पड़ा, चाहे मान लो इसी संबंधित कुछ करने की चीजें आ गई, तो हम यही मेंशन कर लेंगे, हमें और कोई चीज पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगा। हम इन्वायरमेंट का उठा रहे हैं तो यहीं पढ़ें और यहीं से खत्म करें, और इसके बाद क्या हो जाए कि ये मेरा पूरा सटीक मामला ऐसे मिल जाए। अब बात समझ आई? लोग क्या करते हैं कि कापियां भरते चले जाते हैं, अब बाद में जब होता है तो उसमें चिपकाते हैं, चाहे वो करते हैं, पता चले कि वो भी उभर गया। ऐसे हमारे पास नोट्स ये परमानेंट बना रहेगा। जब भी मान लीजिए फर्स्ट रन में आपका नहीं भी होता है, सेकेंड रन में आपको काम करेगा, तो कुछ नई चीजें जब उसमें जुड़ी जाएंगी तो आप इसी नोट्स में मेंशन कर लेंगे। अंतर यही होता है। मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या कहा? तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है, और ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। लोग बताते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन मेरा काम है बताना, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप, आपकी सोच उस लेवल पे होनी चाहिए कि एक यूपीएससी के लेवल पे आप जाकर के क्या तक कहाँ तक सोच सकते हैं। तो उस तरह से अगर आप कुछ नया नहीं करेंगे, कुछ नया क्रिएशन नहीं करेंगे, तो इसका मतलब रह नहीं जाएगा। तब आप लोग को, इतने लोगों को कैसे छाट के वहां पहुंचेंगे? आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि अगर आपको बीट करना है यूपीएससी, तो कम से कम उनको आपको बीट करना पड़ेगा जो इंटरव्यू से छट के आए हैं। यह बात अपने पास अपने पूरी तरह से नोट कर लीजिए कि हमें उनको पछाड़ना है। उनको पछाड़ेंगे तभी हम बीट कर पाएंगे। आपका कंपटीशन अगल बगल वालों से नहीं है जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, आपका कंपटीशन उनसे है जो इंटरव्यू और मेन से छट के आए हैं, उनसे आपका कंपटीशन है। तो सोचिए कितना पढ़ना होगा और कैसे अपने आप को बदलना होगा।
तो कोई, हर एक इंसान जो यहाँ जन्म लिया है, किसी के पास परिपूर्णता तुरंत नहीं आ जाती। वो अभी अपने आप को निखारता है, तप करता है, तपता है, तब जाकर के पके हुए यूपीएससी में आईएएस की तरफ आपको दिखाई देता है। लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो तपना है, वह वही जानता है। लेकिन जब वह अपने बारे में बताता है तो हमको, चूंकि वह सक्सेस है, तो उसकी बातें हमें बहुत मीठी लगती हैं, अच्छी लगती हैं। तो आपको भी यह मान लेना है कि हमें उससे ज्यादा तपना होगा, तभी उससे ज्यादा हम ला सकते हैं और उससे हम पछाड़ सकते हैं। ठीक है। गाइडेंस की बात है तो गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, ये बात नहीं है। अगर गाइड जरूरत पड़ेगी तो एक से नहीं अच्छे अच्छे लोग बुला दूंगा, वो बात नहीं है। लेकिन सब गाइडेंस तभी तक सफल हो सकती है जब उसके लिए आप भी नियमित रूप से क्या करें, तैयारी को जारी रखें। और एक बात और, जितने बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को सुबह सुबह उठा करिए तो मेडिटेशन जरूर किया करिए। मेडिटेशन से क्या होता है कि आपके मन में स्थिरता आती है और आपका मन, आपका जो मस्तिष्क है, उसके सोचने की क्षमता ग्रोथ होती है और याददाश्त भी आपकी बनी रहती है। और बस केवल नहीं 10 मिनट 15 मिनट नहीं, कम से कम आधे घंटा का मेडिटेशन, ध्यान लगाना काम किया करिए। 3 चीजें याद कर लीजिए, ध्यान, मनन, 2 चीज तो इंपॉर्टेंट है, और तीसरा जो चीज पढ़ा जाए उसका रिवीजन। तो ध्यान, मनन, रिवीजन, 3 चीजें आपको हमेशा फॉलो करके चलना पड़ेगा, तभी आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट का। देखिए, फॉलो आपने किया, मुझे बहुत खुशी मिली। मैंने कहा, आपने लिखा, लिख के लाओ, लिख के देख लो। यही बहाने काम नहीं आएंगे, लेकिन देखो, कहते हैं ना, मैं जो काम दिया करूं वो काम मुझे मिलता है तो मैं बहुत खुश होता हूं कि कम से कम बच्चा इसके प्रति क्या है, एकदम जागरूक है, सक्रिय है। और ये बच्चा अगर सक्रिय है तो कुछ कर सकता है, तब मुझे दिखाई देता है कि जितना मैं कर रहा हूं उतना पूरा कर रहा है। मैंने कहा कि यह नोट, तो पहला प्रीलिम्स और मेंस, तो प्रीलिम्स मेंस का इन्होंने क्या किया है, पूरी तरह से लिखा है। तो पहला टॉपिक है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी का सामान्य परिचय, जो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद है पारिस्थितिक तंत्र और उसके कार्य, आज इस पे डिस्कस करेंगे, पारिस्थितिक तंत्र और उसके कार्य। ठीक है। चाहे जैव विविधता पे आज डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए, एक चीज और बता दूं कि अब जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, अब इसको हमको अगर समझना होगा तो सबसे पहले इसे हम कितने पार्ट में डिवीजन कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो सबसे पहले आप देखिएगा, मैंने डिस्कस किया था क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट है। किया था ना बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं कि क्या है बेसिक, क्या है। दूसरा है कि अब इसके अंतर्गत जियो इन्वायरमेंट आता है। क्या आता है, जियो इन्वायरमेंट। उसके बाद एक तो आपको पूरा पढ़ना है, जियो मतलब जियोग्राफी वाला, बात समझ आई। दूसरा अगर हम बात करें, डिवाइड करें, तो साइंस, साइंस इन्वायरमेंट भी है कि नहीं है, बोलो, है कि नहीं है, पढ़ना है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप कोरिलेट करेंगे तो बताएंगे कि यह साइंस का एनवायरनमेंट है, यह ज्योग्राफी का एनवायरनमेंट है। ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है इन्वायरमेंट इशू, क्या क्या चीज होते हैं। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुए जो इशू बनाते हैं कि यह इन्वायरमेंट का है।
उससे संबंधित होगा। और लास्ट है कि आपका करेंट से। तो ये मेन चीजें मैं आपको बता दिया हूं। यही चीजें आपको क्या है समझना पड़ेगा कि जियोग्राफी का जो एरिया है वो हम कैसे समझेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट क्या क्या चीजें हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, साइंस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उसके बाद इन्वायरमेंट इशू क्या क्या हो सकते हैं, जो नए नए इशू जो उभर के सामने आ रहे हैं वह कैसे वह चुनौतियों को सामना आप करेंगे। ठीक है, ये हम इंटरव्यू तक भी इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, और लास्ट आपका है करेंट। तो करेंट में यही इशू के जो मुद्दे उभर के सामने आते हैं वो करंट बन जाते हैं, तो उसको भी हम उसमें मेंशन करके कोरिलेट करके समझ सकते हैं। तो इतना समझ में आपको आ गया जो मैं बताने का प्रयास किया। अब हमको यह बताना है कि जैसे मैंने कहा पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इसे हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अगर देखा जाए तो 3 पार्ट। जो बना रहा हूं उसे बना लीजिए आप लोग। कितने पार्ट में? एक होता है प्राकृतिक, होता है कि नहीं, नेचुरल, प्राकृतिक में। और दूसरा होता है इकोनॉमिकल, आर्थिक। सब पे डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट होता है वह होता है सामाजिक। क्या होता है? बात समझिए। अब हमें यह समझना है कि प्राकृतिक के अंतर्गत क्या क्या चीजें आते हैं, आर्थिक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, और सामाजिक। सबसे बड़ी बात है कि अगर समाज है, समाज ही नहीं रहेगा तो हम किससे कहेंगे भैया कि जरा तुम थोड़ा फ्रिज का प्रयोग कम करो। क्यों? क्योंकि उससे कौन सी गैस निकलती है? फ्रिज से, एसी से, जो हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह है। क्वेश्चन आए इस पे। CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। CFC मतलब क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, अब इसके अंतर्गत बात प्राकृतिक की आई है। तो प्राकृतिक जो इन्वायरमेंट है, तो इसे हम क्या परिभाषा कर सकते हैं? हम यह कर सकते हैं वह परिक्षेत्र जो मानव, क्या, जो मानव हस्तक्षेप से परे है। वह परिक्षेत्र जो मानव हस्तक्षेप से परे है उसे हम प्राकृतिक नाम दे सकते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जब पता नहीं था, वहाँ जो जनजातियां रहती हैं उनको भी संरक्षण की जरूरत है। वह बाघ अभ्यारण्य, जो चाहे वो टाइगर रिजर्व की बात कर लें, चाहे वो लायन सफारी की बात कर लें, वह जो बेल्ट है उसे मानव रहित, मानव हस्तक्षेप से क्यों दूर किया जाता है? क्योंकि वह प्राकृतिक रूप में है, तो उसे उसी रूप में रहने दिया जाए। वरना जो ही मानव हस्तक्षेप किया तो उनका हरासमेंट शुरू हो जाता है। तो सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि मानव हस्तक्षेप रहित, मानव हस्तक्षेप रहित वातावरण को क्या कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण
हो गया। अब कोई पूछे प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं भाई, कोई पूछे प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं भाई, हाँ बस मेन बात है, इतना लाइन है, मानव हस्तक्षेप रहित वातावरण, मेन इतना ही जानिए, आप सब कर लेंगे, पूरा परिभाषा लिख लेंगे, समझा देंगे, सब कुछ कर देंगे। मेन क्या थीम है कि मानव हस्तक्षेप रहित वातावरण को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। सिंपल सी बात है। कोई डाउट किसी को? अगर कोई पूछे कि क्या होता है भाई, और आर्थिक की बात करें तब जब किसी वातावरण में क्या है, जब किसी वातावरण में क्या हो जाएगा, आर्थिक क्रियाओं का क्रियान्वयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्थिक क्रियाओं का क्रियान्वयन हो। भाई अब जब तक ना होगा तो अगर क्रियान्वयन किया जाए, सॉरी, अगर क्रियान्वयन किया जाए तो वे क्या कहते हैं, आर्थिक पर्यावरण कहलाते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिक। अब बात समझिएगा थोड़ा सा, भैया क्या है, कोई वातावरण हो, हमसे कि मतलब नहीं है, ऐसा कोई इन्वायरमेंट, कोई पर्यावरण वातावरण, उसमें अगर आर्थिक क्रियाओं का क्रियान्वयन, जैसे मान लीजिए अभी पता चला कि अगर यहाँ पे बनारस में जो नदियों का वातावरण चला है, गंगा जी का, अब उसमें क्रूज चलाने की बात चल रही है। क्यों भाई, क्योंकि उससे इनकम होगा। घाटों में नमो घाट का उद्घाटन किया जा रहा है। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि पर्यटन के लिए बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन तो एक दिखावा है उसका, लेकिन क्या मेन सोर्स क्या है, इकोनॉमिकल सोर्स है। सरकार को इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा पर्यटन आएंगे तो वहां का सोर्स बढ़ेगा, तो सोर्स बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा तो सरकार को प्रॉफिट होगा। तो चाहे कोई भी वातावरण हो, जैसे अभी मान लो घाना पक्षी अभ्यारण्य देखे हैं, घाना, अगर मान लीजिए आपसे कहूं मैं कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जानते हैं कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, मारेंगे तुम्हें, भरतपुर पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। तो भरतपुर राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर लाइन है, उसी जगह एक भरतपुर बेल्ट है, वहां का पक्षी अभ्यारण्य बहुत बड़ा है भारत का, समझिए ना। तो वह पक्षी अभ्यारण्य वहां पाया जाता है। अब उसको पर्यटन के व्यू से बनाया जा रहा है। अब वहां तो है, अब वो इन्वायरमेंट तो प्राकृतिक है, लेकिन उसका उपयोग अब पर्यटन के रूप में अगर प्रयोग करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट बन जाएगा। तो जहां भी क्या आर्थिक क्रियाओं का क्रियान्वयन शुरू किया जाता है, चाहे जो भी पर्यावरण हो, ऐसा कोई भी वातावरण हो जिसमें हम ऐसा काम करते हैं, तो वह आर्थिक इन्वायरमेंट कहलाता है। क्लियर है, दो चीजें बताया। नुकसान जब सरकार उसे अपने हाथ में लेती है तो उसके प्लस माइनस अर्थात पॉजिटिव निगेटिव को देख के करती है। तो अगर नुकसान होने वाला होगा जिसके लिए हमने, जैसे मान लीजिए भरत पक्षी अभ्यारण्य है, अगर हम वहाँ नुकसान का उनको ही नुकसान पहुंचाने लगेंगे तो कोई पर्यटन आएंगे, चिड़िया को देखने जा रहे हैं तो उनको सुरक्षा के रूप में हम बनाएंगे, व्यवस्था देंगे, तभी तो आप यहाँ जाली लगा देंगे दूर से, आप वहाँ तक जा ना पाए, दूर से ही देख के आप आनंद लें, तो आपका आनंद भी हो रहा है, उनका काम भी हो रहा है, तो क्या दिक्कत है, समझ बताइए। तो सरकार जो योजनाएं चलाती हैं वो सब देखो, अब अगर कि जो मेन सोर्स है उसी को हम खत्म कर दें इकोनॉमिक के, तो वो क्या हो जाएगा, तो सरकार के ऊपर कोर्ट भी क्या कर देगी, कोई केस कर दिया तो फंस जाएंगे, फंस नहीं। इसीलिए आप करिए, पर्यटन को बढ़ावा दीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन वहां पे किसी को नुकसान ना हो। जो चीज है
पर कि कोई बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व मान लीजिए कोई है, आप कहें कि यहाँ सबको आना जाना अलाउ करें, आप घर बनाइए वहीं जाकर के, आप घर बनाएंगे वहां पे, अलाउ करेगी सरकार? क्यों? हम बसाएंगे यहाँ, नई सिटी बनाएंगे, सिटी बनाएंगे, वो रहेगा, बाघ वहां रह पाएगा? तो ऐसा वर्क करिए जिससे वो चीज से समझ में आ जाती है। अब सामाजिक, इसके अंदर क्या कहता है, इस पर्यावरण में सामाजिक संबंधों का अध्ययन कहता है। किसका? सामाजिक संबंधों का मैं तीनों चीज आपको एक समझा दिया, एक खाका तैयार किया कि इन्वायरमेंट क्या है, कैसे हमको पढ़ना है, क्या चीज तैयार करना है। आई होप इसको आप अच्छे समझे होंगे, जाने होंगे। ठीक है, नोट कर लिया आपने सब लोग? कब नोट करोगे? करिश्मा समझ में आ रहा है? इन्वायरमेंट समझ में आना चाहिए, बस यही है कि जितना समझ में आता है। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितना पढ़ा रहे हैं जाके रिवीजन करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर यहाँ पढ़ा आपने, समझा, घर जाके किसी भी हाल में शाम तक रिवीजन कर लेना है, या ठान लिया आपने, तो फिर आपको ये चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं। अगर आपने जा गई ऐसे पढ़ी, जो यहीं पढ़ी जाके फेंक दी नोट्स, तो फिर वो इतना पहाड़ हो जाएगा ना कि फिर आपको फिर सोचिए कि मैं पढ़ना चाहूँ तो नहीं पढ़ पाऊंगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगी तो पता नहीं चलेगा कि मैंने कितना अर्न कर लिया है, और जब एक बार पढ़ना होगा वो पहाड़ लगेगा। तो इस शनिवार को तो टेस्ट, कुछ पढ़ा ही नहीं तो क्या लिया जाएगा? क्यों? अगले शनिवार को टेस्ट, क्योंकि इससे बीच समय में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो अब जो मैंने बताने का प्रयास किया हो गया, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, तीनों का अंतर संबंध क्या होता है, जैसे समझिएगा। अब यहां पे क्या हो गया, मान लीजिए प्राकृतिक हो गया, ये क्या हो गया? अगर मान लीजिए पूछ दिए क्वेश्चन मेंस में कि पर्यावरण को किन क्षेत्रों में बांटकर आप अध्ययन कर सकते हैं, तो हम मुख्यतः 3 क्षेत्रों में से बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, और ये तीनों को हम कोरिलेट करके ऐसे दिखा सकते हैं। अगर ये दिखा दिया गया, बात समझिएगा, और यही जो बनेगा तीनों का, यही जो बनेगा तीनों का, और यह हो जाएगा आपका सांस्कृतिक पर्यावरण। पूछिए कैसे? अब यह बताइएगा, सिंपल सी बात है कि जितने भी वन, जंगल, नदी, पर्वत, पहाड़, सब किस में आएंगे? तो इसमें नोट कर लीजिए क्या क्या जाएंगे। वन आ सकते हैं, नदियां, पर्वत, समुद्र, आ सकते नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं कि नहीं? मानते कि नहीं मानते हैं?  हैं?  हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं? हैं
अगर हम बात करें कि यही चीजें जो प्राकृतिक के अंतर्गत आती हैं, आर्थिक और सामाजिक एक दूसरे के साथ घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं। बात सुनिए, अब समाज की बात मैं करूं तो जो सामाजिक पर्यावरण होता है, तो पर्यावरण का मतलब ये नहीं होता है कि बस केवल हमें प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ लिया तो पर्यावरण पूरा हो गया। अब हमारे इस बनारस का भी एक पर्यावरण है, यह तो अलग है नहीं। हमारे आजमगढ़ का भी एक पर्यावरण है, वो तो है अलग है नहीं। वही हम कह सकते हैं कि पूरा जो गंगा बेल्ट है उसका एक पर्यावरण है, उसे कह सकते हैं। मतलब पर्यावरण का मतलब होता है वह परिवेश या वह परिक्षेत्र जहां पर, अब यहाँ पे, अब यहाँ ग्रामीण में भी हो सकता है आर्थिक वाला, और हो सकता ही नहीं हो सकता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम सामाजिक की बात करें तो सामाजिक वाले में यह वाला जो है, तो यह समाज के अंदर, तो यह इसमें भी नदियों का समाज है कि नहीं है, वनों का है कि नहीं है। तो यह दोनों का जो मैं बताया हूं, दोनों आपस में क्या है, एक हो सकते हैं। और आर्थिक का प्रयोग हम दोनों पे कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते हैं। और तीनों का क्या हो जाएगा, मिश्रण क्या कहलाएगा, सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाएगा। अब हमें यह समझना है कि अब तक हमने 3 चीजें पढ़ा, लेकिन इन तीनों से संबंध करने वाला, तीनों को जोड़ने वाला एक है क्या, सांस्कृतिक पर्यावरण, ठीक है, सबको जोड़ता है। तो ये सबका कह सकते हैं संक्रमण कौन हो सकता है, सांस्कृतिक पर्यावरण। तो मैंने 4 पर्यावरण के बारे में बताया, पहला प्राकृतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा सामाजिक, और तीनों से मिला जुला सांस्कृतिक पर्यावरण बताया। यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट? अब यहां पे हम बात आए करते हैं, हो गया, बन गया यह? अब प्राकृतिक पर्यावरण में क्या होता है भाई, सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें मानव एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या है? क्यों भाई मानव ही क्यों, अन्य कोई नहीं? क्यों, अब इसे मैं पूछूं, दिमाग लगाइए अपना, क्यों मानव ही प्राकृतिक में महत्वपूर्ण घटक के रूप में आ सकता है? पहली बात, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है कि नहीं भाई? और सामाजिक प्राणी होने के नाते इसका कर्तव्य बनता है कि अपने प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने का प्रयास करे। क्योंकि यह सभी जानवरों से क्या है, अलग है। अगर यह भी उनके तरह सोचने लगेगा तो जानवरों में और मनुष्य में अंतर ही नहीं रह पाएगा। बात समझिएगा। अब यहां पे एक चीज आती है बात कि भाई, और कोई आपसे पूछ दे धर्म क्या है, और ये बहुत क्लियर, अब धर्म कहेंगे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म है? धर्म क्या है? धर्म
एक ऐसी कड़ी है जो मनुष्य के रिश्तों को बांध के रखती है। सोचिए कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं। धर्म एक ऐसी कड़ी है जो मनुष्य के रिश्तों को बांध के रखती है। जैसे माता पुत्र दोनों का एक धर्म होता है कि माता को पुत्र माता माने और माता पुत्र को पुत्र माने। यही चीजें हिंदू पशुओं में कोई धर्म नहीं होता। अगर पशुओं में धर्म होता तो जो माँ पुत्र को जन्म ली है वही माँ पुत्र से संबंध बनाती है, तो क्योंकि उसके पास कोई धर्म ही नहीं होता। सोचिए, है कि नहीं, है कि नहीं। अब मान लीजिए कोई पुत्री, यहाँ पे पिता पुत्री का एक धर्म होता है। अगर मान लीजिए पिता क्या पुत्री के साथ शादी कर सकता है? क्यों? क्योंकि उसका वो धर्म नहीं। अगर इसे तोड़ता है, तोड़ के ऐसा काम करता है तो उसने अपने धर्म को त्याग दिया था, तो वह किसके समान हो गया? पशु के समान हो गया। अब उसका पशु के साथ तुलना आप कर सकते हैं क्योंकि उसने अपने धर्म को माना ही नहीं। तो धर्म क्या है? मानव समाज में एक दूसरे को जोड़ने और समझने की वह क्रिया है जो हमें मानव क्रियाकलापों में बांधे रखती है। बात समझ आई? जैसे आपने पूछा, मैंने बताया। कितनी बड़ी बात बतलाया हूं धर्म का। और लोग धर्म क्या कहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी। तो धर्म नहीं, हमारा संविधान भी कहता है धर्म नहीं, ये पंथ है। धर्म कहाँ का है? कभी लिखा है उसमें कि ये हमारा धर्म है? उसमें लिखा गया है पंथ। बस में। और कहते हैं लोग सनातन धर्म। तो सनातन धर्म का मतलब यही है, जब से इंसान जगा तब से उसके बुद्धि विवेक हुआ कि यह मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, वह धर्म वहाँ स्टार्ट होता है। वहाँ से संस्कल्चरल में आता है और कल्चर में आकर के पूरे समाज में फैलता है। और यही समाज एक इंसान को, एक मनुष्य को मनुष्यता के लिए प्रेरित करती है, न कि दुष्टता के लिए। मेरी बात सुनिए। तो थोड़ा थोड़ा हम ये भी बातें बताते रहेंगे, कुछ अलग चीजें। हमारा क्लास ऐसा है ना कि मैं समाज, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में आपको उठा के हमेशा घसीटा करूंगा। तो इससे क्या होगा? आपका माइंड डेवलप होगा, ब्रॉड लेवल पर सोचने की क्षमता बढ़ेगी। टॉपिक तो खत्म हो ही जाएगा, कोई इसका इशू नहीं। मेन इशू किसका है? आपके माइंड के सोचने की क्षमता, कहाँ तक आप अच्छे सोच पाते हैं। मैं पूछता कुछ हूं, अगर आप सोच करके, अगर जैसा मैं पूछना चाहता हूं अगर आप वैसा बताने लगे तो इंटरव्यू कौन होगा आपका? इंटरव्यूअर जो सोचता है पूछना कि आपसे मैं ये चाहता हूं कि आप वो निकालिए, और आपने वो निकालना शुरू कर दिया, वो तो खुश हो जाएगा। कहाँ थे तुम, मैं आप ही खोज रहा था, लीजिए। इंटरव्यू का मतलब होता है कि आपके अंदर के स्किल को हम जैसा चाहते हैं वैसा तुम प्रस्तुत करो। समझेगा? अगर वैसा आप प्रस्तुत करते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम है आपका सिलेक्शन करने में भाई? पहले मैं पूछूं, अच्छा बताइए, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछा इतिहास का, मगध ही क्यों इस्टेब्लिश हुआ भाई? पूरे महाजनपदा में सबसे ज्यादा अगर डिनेस्टी के बारे में बात करें तो मगध ही क्यों? अन्य महाजनपद क्यों नहीं सुदृढ़ हुए? क्यों पूरे भारत पे कंट्रोल करने का मगध कर रहा है? मगध ही क्यों? पहला से कोई पूछ दिया इंटरव्यू में।
अब सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या बोलेंगे आप? बत्ती गुल, चुपचाप पड़े रहिए। अब सोचना है आपको, किन किन एरिया में सोच सकते हैं। क्योंकि मैं पर्यावरण पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैंने क्वेश्चन दागा ऐसा, ताकि आपको लगे कि हाँ सर, ये तो बहुत कायदे की बात कर रहे हैं आप। सोचिए इस बात को। अरे भाई, तो फला फूला तो बाद में ना, क्यों क्यों फला फूला, क्यों फला, क्यों वही शासक के पूरे भारत में कब्जा कर रहे हैं, अपना बना रहे हैं, वहीं पे मर्द का उत्कर्ष क्यों हो रहा है? अब बताओ, आप नहीं बताओगे, सोचो। देखो, 3 रीजन हो सकते हैं मगध के। अब ये वाला बेल्ट है ना मगध का, ऊपर वाला बेल्ट है, तो सबसे पहले यहाँ पे बिहार और झारखंड वाला बेल्ट था। तो झारखंड में क्या मिल रहा है भाई हमें, या आप देखेंगे कैमूर की पहाड़ी से लेकर के और झारखंड के उधर वाली जो पहाड़ियां हैं चारों तरफ से बिहार को पहाड़ियों से घेरी हुई हैं। तो सबसे बड़ी बात कि सुरक्षा, कोई डाउट? सोचा, मजबूर किया सोचने के लिए आपको। यहीं पे बहुत सारे खनिज की दृष्टि से झारखंड उपलब्ध है, यहाँ से लोहा पर्याप्त मात्रा में मिल रहा था, इसलिए अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में संसाधन मिले। तो अस्त्र शस्त्र के लिए संसाधन, सुदृढ़ होने का कारण पता चला तीसरा कारण। तीसरा कारण क्या बन रहा है कि चूंकि नदी, गंगा नदी का पूरा बेसिन ही फैला हुआ है, इसलिए यहाँ उपजाऊ मिट्टी है, जिससे यहाँ पे फसलों का उत्पादन अधिक होता है, और फसलों का उत्पादन अधिक होता है तो आर्थिक क्षेत्र के रूप में भी इसको हम क्या कर सकते हैं, मजबूत पा सकते हैं। कभी अनाज की कमी नहीं पड़ेगी सैनिकों को, बस नहीं। तीसरी बात, जंगलों में, इनके जंगलों से क्या हाथियों का भी हमें प्रयोग करने के लिए मिला, इसीलिए यह सब मिल करके मगध को सुदृढ़ करते हैं, और मगध को ही क्या कर रहे हैं, ग्रोथ करके यहाँ पे शासक, पूरे भारत पे शासक करने का काम करते हैं। अब बताओ, यह सोच अब तक आपको पता भी नहीं था, लेकिन जब आपने इसे मैं बताया, आपने, क्या ये चीजें सही है गलत है कि नहीं है? क्या? हाँ हाँ, तब ये कौन सोचेगा, हम सोचेंगे? ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ये चीज जानना चाहिए, कौन कहाँ पे क्या क्या चाहिए, सबसे कोरिलेट करके पढ़ना पड़ता है ना आपको भाई। तो मैं ऐसे नहीं, मैं क्वेश्चन उठा दिया, आंसर बता दिया, अब लिखना है उसमें खींच को, अब उसमें अब आपको लेखन शैली करना है, कैसे लिखना है। अब लिखना है तो कैसे घुमा करके उसमें से थाली में खाना परोसने में बड़ा एकदम चाव लगा कर एकदम घी डाल कर दीजिए ताकि खुश हो जाए आदमी, वही काम करना है यहाँ पे। मेंस में लिखना है तो ऐसा उठा के मगध उत्कर्ष के, चाहे मगध उत्थान के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां सामने आती हैं। पहली चुनौती, एक अच्छे राज्य के लिए जरूरी है कि वहाँ का खान पान या वहाँ पे अनाज सैनिकों को पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, और ताकि वहाँ पे चाहे जो लैंड है उपजाऊ होने का, तो वह लैंड देकर के भी सैनिकों का वेतन दिया जा सकता था, या तो उनके बदले में उस लैंड से टैक्स वसूल करके नगद वेतन दिया जा सकता था। इसलिए कभी भी उनके सैनिकों को कभी पैसे की कमी ना पड़े।
पहला काम। जहां सैनिक सुदृढ़ होते हैं वहां का साम्राज्य भी उतना ही उत्कृष्ट होता है। जैसे देख लीजिए, जितने भी ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े शासक हुए, चाहे नेपोलियन बोनापार्ट की बात कर लीजिएगा, चाहे समुद्रगुप्त की बात कर लीजिएगा, सबने सैनिकों पर विशेष बल दिया। चाहे वो मुगल की बात हो, चाहे मध्यकाल की बात हो, चाहे एंशियंट की बात हो, चाहे मॉडर्न की बात हो, सबको क्वेट कर दीजिए। कहा कि अरे तुम कहाँ थे, बताओ, तुमको तीनों इतिहास पता है। समझ रहे हैं मेरी बात? कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब है कि आप कहाँ कहाँ तक सोच रहे हैं। उसे मजबूर कर दीजिए तुम नंबर 2, इतना ज्यादा मजबूर कर दीजिए ऐसे ऐसे मटर डाल करके कि वो पागल हो जाए कि अरे भैया तुम कहाँ थे, कॉपी कौन लिखा है भाई, देने के लिए मजबूर हो जाए, तब नंबर चढ़ता है। लिख दिया कि मगध का उत्थान 3 तरह से होता है, स्वेच्छा के, अस्त्र के और समय, इसमें ऐसे ऐसे काम हो गया, नंबर मिलेगा। लेखन शैली डेवलप करो, ये लेखनी, इस कलम में वो ताकत होती है कि कागज को भी क्या बना देती है, एक कागज को भी अस्त्र बना देती है। पावर समझ रहे हो मेरी बात? वो पावर होता है कि आपका सिग्नेचर हो गया तो कितने चीज पास हो गए। तो इस कलम में वो ताकत होती है, वो कलम की ताकत दिखाओ, लिखने की ताकत दिखाओ, तब कुछ हो पाता है। मैंने कुछ बताया आपको, समझ में आया? लग रहा है कि कुछ हम लोग भी सोच सकते हैं, अभी धीरे धीरे आपके अंदर आएगा कि मुझे भी लग रहा है कि हम भी सोच सकते हैं, सोचेंगे। और जब सोचेंगे तो जब सोचना शुरू करेंगे तो कुछ थोड़ा मोड़ा दिक्कत आएंगी, लेकिन जब सोचना शुरू करेंगे फिर सोचते जाएंगे, लिखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तब आप खुद ही सबसे अलग हो जाएंगे। जो अभी आप इस समय हैं, तब आप न यही मोहित रह पाएंगे, न यही आप करिश्मा रह पाएंगे। ठीक है, आपका तो नाम है करिश्मा है, तो करिश्मा करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है मेरी? भाई हमसे जितना होता है मैं उतना प्रयास करूंगा, आपसे जितना होता है उतना आप प्रयास करिए, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो ध्यान इस बात का देना है, पढ़ना है और साथ में आपको जुड़ना भी होगा। अच्छा, हाँ रितेश बोलिए, क्यों आए नहीं क्लास में? रितेश, अच्छा वहां से क्लास देख रहे हैं आप लोग? क्लास में रहने का मजा कुछ अलग है बाबू। आवाज क्यों नहीं आ रही है? चेक कर रहा है। कोई बात नहीं है, फीवर है तो आप नहीं आ पाए, लेकिन दवा ले लीजिएगा, ठीक है? क्लास कैसी लग रही है? समझ में कुछ आ रहा है? समझ में आ रहा है सर, चलिए कोई बात नहीं है, आना चाहिए। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण की। तो जो सांस्कृतिक पर्यावरण है, तो यह मानव के द्वारा संशोधित, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज से मिल गया, और मानव को ही जो प्रति किसका, तो मानव के द्वारा, लिखिए, मानव के द्वारा
मानव के द्वारा संशोधित प्राकृतिक पर्यावरण क्या कहता है भाई? अब यहाँ पे मानव खुद सामाजिक को व्यक्त कर रहा है और यह प्राकृतिक पर्यावरण को व्यक्त कर रहा है, और तीनों मिलते हैं तो इकोनॉमिक को व्यक्त करते हैं, और तीनों के द्वारा जब ये तीनों मिलते हैं तो यह पूरा कराता है सांस्कृतिक पर्यावरण। समझ आता गई? बात में आई नहीं है? ये अभी मैं बेसिक ही बता रहा हूं। अब आपको अब पता चला कि पर्यावरण क्या है, कैसे है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब है डालिए पारिस्थितिकी। अर्थात इकोलॉजी। अब हम कहें पारिस्थितिकी किसे कहते हैं भैया, इकोलॉजी किसे कहते हैं, बात अगर ये करें, मतलब आपके समझने का जो स्टेप है, समझाने का जो स्टेप है वो इजी है और समझ आ रहा है सब। आप ऐसे इजी वे में ये बहुत कुछ समझना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात है भाई, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे क्या है, बच्चे समझ जाएं, मेरे लिए वही बड़ी बात है। राहुल भी आ गए हैं, चलिए ये लोग आ रहे हैं, धीमे धीमे जोड़ रहे हैं, समझ में आएगा। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी की। अब जो हम सब बता दिए हैं, अब तक हमने जो अध्ययन किया वह सजीवता को लेकर किया। जैसे में अगर हम बात करें तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले प्राकृतिक कहा, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से बना हुआ है। दूसरा हमने क्या कहा, सामाजिक कहा, जो मनुष्य स्वयं एक सामाजिक प्राणी है जो सबका संतुलन करता है। तीसरा मैंने क्या कहा, आर्थिक कहा, और इन तीनों का समावेश कल्चरल सांस्कृतिक हो सकता है। अब इनमें भी अगर हमें कुछ काम करना होगा तो दो घटक इसमें शामिल होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। क्लियर हुआ? तो दो का इसमें बहुत ज्यादा रोल होता है। इन रोल को देख लेते हैं। सर आप नेचुरल लिखवाए, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं हुआ। वो तो हो गया भाई, कौन सा दिक्कत हो गया भाई? अच्छा देखता हूं इसमें क्या नहीं हुआ। ये प्राकृतिक लिखवाया हो ना? अच्छा ये बताओ, उसके पहले जो मैं समझाया था वो क्या था? ये क्या है रितेश, ये क्या है? मैं पूरा लिखवा चुका हूं, प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों को मैं लिखवा चुका हूं। वो सांस्कृतिक में बताने के लिए लिखवाए बाबू। ठीक ठीक ठीक, बाद में कहा हाँ सर सारी सर लिखे हैं। हम भी कहें कि कहाँ से भाई ये छूट गया, हम तो सब बढ़ा रहे हैं, छोड़ने वाले तो कुछ नहीं हम हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी एक परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। देखिए परिभाषा,
जैविक व अजैविक, जैविक व अजैविक घटकों पर आधारित, जैविक व अजैविक घटकों पर आधारित संबंधों पर, संबंधों के अध्ययन को, संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं, ही पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या है भैया, क्या मैं बोला हूं, जरा बोलिए आप तो। आराम से बोलना। जैविक अजैविक घटकों पर आधारित संबंधों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? अब ये बताइए, घटक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स। क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स। और जैविक अजैविक की मतलब आप समझ रहे हैं, जिसके पास जान है वो जैविक, जिसके पास जान नहीं हो, सिंपल सी बात है। देखिए, हर बात को अगर आप समझेंगे तभी आप खुल के बात कर पाएंगे। अगर मन में चोर रहा, क्या होगा? कहीं गलत न बोल दूं मैं, तो आप कभी नहीं बोल पाएंगे। तो अगर यह बात इस दिन आ गया कि मैं गलत तो नहीं हूं, क्या कहेंगे लोग, यह सोचने की बात आती है, तो आप नहीं बोल पाएंगे। आप सोच के देखिए, बोल पाएंगे? कभी नहीं। लेकिन जिस दिन यह होगा, अरे इसे मैं पढ़ी हूं, कैसे गलत हो सकता है, यही होगा, 100% यही होगा, तो आप उसे 100% बताने का प्रयास करेंगे, सर ये चीज नहीं, यह चीज हो सकता है। तो जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ गया, उस दिन आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोकेगा बच्चा, ठीक है। लेकिन जब अपने मन में ही अपने पर जब शक होता है ना, अब सोच लीजिए, सफल तो असफल तो बात की बात है, ठीक है। असफल वही होते हैं जिनको अपने पे शक होता है। जिस दिन तुम खुद को पहचान लिया ना, खुद को पहचान लिए कि मैं क्या हूं, और गलतियां अगर करते हैं और सोचिए कि गलती मैंने किया है, स्वीकार कर लिया और उस गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया ना, तो तुमसे बड़ा कोई नहीं है। बात सुनिए, वह पावर जनरेट करना पड़ता है, वह ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेना पड़ता है, तब जाकर के बूंद बूंद से तालाब भरता है। उसी तरह से हमारा हर एक दिन हम समर्पण करते हैं यूपीएससी को, तब जाकर के यूपीएससी को हम बीट कर पाते हैं, वरना ऐसे आसान नहीं होता। जीवन बहुत कठिन है, उस पर चलना सीखो। अगर कोई मुसीबत आती है तो उससे लड़ना सीखो। तेरे कदम को कौन रोकेगा? तो एक बार तो उस रास्ते पर चलना सीखो। यह मैं अभी बनाया हूं, जानते हो क्यों? ऐसे ही ऐसे में आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे क्लास में लूंगा, बताऊंगा आपको अच्छे से कैसे क्रिएट करना है और कैसे आपका ऐसे में नंबर नहीं उठेगा भाई। क्या मेन तो उसी पे डिपेंड है,
ऐसे ऐसी नगरी है जहां पे ऐसे ऐसी चीज डालिए कि वो समा बन जाए, ठीक है। तो वो चीजें देना पड़ता है, मैं बताऊंगा तरीका, कोई बड़ी बात नहीं है, चल जाए, ठीक है ना। तो वो चीजें बताऊंगा तो आप खुदे लगेगा कि हाँ ये चीजें हैं। मैंने क्या कहा, एग्जामिनर देखे क्या कि तुम कहाँ थे, यह पूछने के मजबूर हो जाए कि तुम कहाँ थे, तब वो चीज समझ में आती है। जब तक आपकी कॉपी सबके कॉपी से अलग नहीं होगी, नंबर सही से नहीं मिलने वाला है। उस कॉपी को ऐसा लिखो कि जो पढ़े वो सोचे कि क्या दम है लड़के में, मजबूर हो जाए, ठीक है। कहते हैं ना कि तुम हमसे नफरत करो, हम प्रेम की लौ जलाएंगे, आज नहीं तो कल तुझे अपना बनाएंगे। तो होना है भाई, नफरत कब तक करोगे? कल के लिए मैं ऐसा कर दूंगी कि या कर दूंगा कि आपको देना ही पड़ेगा, नंबर देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हाँ तो रितेश और राहुल दो लोग जुड़े हैं। राहुल गायब हो गया लगता है, कौन गायब हुआ भाई? अच्छा रितेश हैं, राहुल गायब हो गए हैं। हाँ रितेश ठीक है, कोई बात नहीं, बात समझ आ गई। अब यह हो गया क्या, यह आपका हो गया पारिस्थितिकी। अब हम बात करते हैं व्यवस्था या सिस्टम या तंत्र। सिस्टम की बात करते हैं, तंत्र की बात करते हैं। तो तंत्र किसे कहते हैं भाई? और माने कोई आपसे पूछ दिया कि तंत्र किसे कहते हैं, व्यवस्था किसे कहते हैं, क्या बताएंगे आप? दिमाग देखिए, ऐसी बात नहीं है, सोचिए, आप सोचने के लिए मजबूर होइए, कुछ भी बताइए। ऐसे नहीं सोचते हैं। कोई भी व्यवस्था तभी बन पाती है जिसमें दो चीज होती है, एक उसकी संरचना, एक उसकी क्रिया। दोनों की इकाई को क्या कहते हैं? व्यवस्था कहते हैं। तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ही क्या है? व्यवस्था, तंत्र है। सिंपल सी बात। अब इतना बढ़िया मैं बताऊंगा, कोई काट पाएगा? अब व्यवस्था मैनेजमेंट क्या, जैसे सबका एक ही दो शब्द में मैं समावेश कर दिया। तो इसको जानना जरूरी है कि क्या व्यवस्था है। तो सबसे पहले बात क्या करेंगे इसमें कि लिख लीजिए, इकाई क्या होती है? व्यवस्था होती है। व्यवस्था संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है? इकाई है, जो एक वैज्ञानिक संकल्पना है कि नहीं भैया? है कि नहीं? अब इसमें एक आता है नाम, जिसका नाम है घटक। इसी व्यवस्था के तंत्र के तहत आता है घटक, जो आपको बताया मैं। क्या बताया भाई? जैविक अजैविक घटक। तो किसी भी सिस्टम में क्या होते हैं? कोई भी सिस्टम है, सब में घटक जरूर होंगे,
ये संस्था चल रही है, ऐसे हम घटक हैं, आप घटक हैं, ये घटक है। क्या बिना घटक के ये सब घटक है? क्या इनके बिना चल पाएगा? हम जैविक घटक हैं या जैविक घटक हैं, सिंपल सी बात है, समझना जरूरी होता है। तो किसी भी सिस्टम में, सिस्टम का लीजिए चाहे तंत्र का लीजिए, घटक का होना, कंपोनेंट का होना जरूरी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब घटक जो ही होते हैं, ये घटक, इनका एक व्यवहार होता है, अपने आप बन जाता है। क्या व्यवहार है भाई? ये जितने घटक हैं आपस में क्या करते हैं? अंतर संबंध बनाते हैं। इसके बिना हो पाएगा? सिस्टम आप चला ही नहीं पाएंगे जबकि आपस में अंतर संबंध। मैं एग्जाम्पल दे दिया इस कोचिंग के बारे में, आप सोच लीजिए। हाँ, अगर मैं इसको उठा के नहीं लिखूंगा चल पाएगा? मैं बोल लूंगा नहीं तो क्या आप सुन पाएंगे? तो सबका एक दूसरे से क्या है, जितने घटक हैं एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। समझ बताइए। तो क्या लिख लीजिए, आपस में अंतर संबंधित होते हैं। और दूसरी बात, घटकों का जो अंतर संबंधित क्रिया होती है, तो घटक आपस में क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। तो इनके बीच कौन सी क्रिया होती है भाई? इनके बीच कौन सी क्रिया होती है? अंतः क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अब यहाँ के जो संस्था के बच्चे हैं, यहाँ के लोग जाएंगे बाहर से, भैया जरा अपना कुर्सी देना है, मुझे बैठना है, हो पाएगा? बाहर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? इनका क्या हो जाएगा? इनके बीच कैसे होते हैं? अंतः क्रिया। क्या होता है? लिखिए, कैसे अंतः क्रिया होती है यह जानना जरूरी है। यह मेन है। तो सबसे बड़ी बात यहां समझना होगा, अगर आपको, तो पहली बात है कि इन्वायरमेंट, पर्यावरण, और पर्यावरण के अंतर्गत एक चीज होता है इकोलॉजी। अब इकोलॉजी में आता है सिस्टम। तो यह पूरा क्या हो गया भाई? यह हो गया इन्वायरमेंट। इसके अंतर्गत क्या हो गया भाई? यह हो गया इको। इसके अंदर ये क्या हो गया भाई? समझ बात आ गई? अब कोई पूछे कि इन्वायरमेंट में किसी इकोलॉजी का इन्वायरमेंट कैसा होता है, मैं सत्य बोल रहा हूं कि मैं यह कह सकता हूं कि एक इकोलॉजी का एनवायरनमेंट कैसा हो सकता है? जैसे ही बोला ना, यह भी समझना है। अब मैं कहूं कि एक सिस्टम का पर्यावरण, एक तंत्र का पर्यावरण क्या सही है? एक
पारिस्थितिकी का तंत्र, तब बनता है पारिस्थितिकी तंत्र। मजा आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? तो जो क्लास, चूंकि इसके बाद कल हम पढ़ाएंगे आपको पारिस्थितिकी तंत्र। आज यहाँ तक मैंने बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। और कल क्वेश्चन लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज छोड़ दिया, लेकिन कल नहीं छोड़ूंगा। और जितना कल सिलेबस देखूंगा तुम्हारा भी, नई कॉपी नहीं, नया कॉपी बनाओ एनवायरमेंट का, और उस पर मैं देखूंगा। मैं इससे बहुत खुश हूँ, तुमसे बहुत नाराज हूँ। वो बात नहीं है, बहाना कुछ नहीं। बहाने आपको बहाने पे ले जाएंगे, ठीक है ना? तो जितना मैं वर्क दिया करूं, कल फिर कल से क्वेश्चन को भी डिस्कस किया कर जाएगा। एक एक क्वेश्चन डेली हम डिस्कस करेंगे, दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन पीवाईक्यू का। तो हमारा पीवाईक्यू ऐसे तैयार हो जाएगा, और जो बचेगा हम अपने आप क्वेश्चन बनाएंगे, आप ऐसे तैयार कर लेंगे। तो ये बातें नहीं है। थोड़ा सा हमको आप लोग समय दीजिए। आपको लगेगा कि हाँ सर बन रहा है क्वेश्चन, बनाने का तरीका आपको बनने लगेगा क्वेश्चन, तो मजा आएगा। आपकी क्या भाई है, अगर आप पेपर में आप देंगे पेपर और आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे, तो क्या चाहिए? खुश चाहिए? खुश, आप भी खुश, सिलेक्शन नहीं तो मैं भी खुश, है कि नहीं? और रही बात कि जब सिलेक्शन लेके अगर आप लोग आएंगे, तो फिर पहचानेंगे? पहचानोगे? अच्छा पहचानोगे, हमको लगा कि नहीं पहचानो। क्या होता है कि जब ट्रेनिंग होती है ना, तो उसमें सबका जितने भी परिचित तुरचित जितने लोग होते रहते हैं, वो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कैसे मोबाइल को बंद कर देना है, दूसरा मोबाइल लेना है, और लोगों के संबंध। अब आप किसके लिए बन गए हो? अब आप बन गए हो पूरे समाज के लिए और इस देश के लिए, और कोई आपका नहीं है। तब उसी के बाद देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे जो उस पोस्ट पर होते हैं, माता पिता परिवार को छोड़ के, और सबको लात मार के अलग हो जाते हैं। मैं देखिए कड़वा बोलता हूँ, फैक्ट बोलता हूँ, इसलिए मैं पूछा क्या पहचानोगे? बस इसीलिए गुरु संबंध, तब यही संबंध हो जाएगा कि अगर जिससे दिल से माने गुरु, तब वो गुरु आपको उस रास्ते पहुंचाया है, तो न चाहते हुए भी सारे बंधनों को तोड़ के अब मेरे पास आओगे। तो यही मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी कि मैंने तुम्हें कहा, तुम उस लायक बने और मेरे पास आए। ठीक है? तो यह मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं, क्योंकि हमारा क्लास तुरंत जानते हैं ऊपर नेट का लगा है। अब जाऊंगा तो वहाँ 12 बजे तक पढ़ाऊंगा, 12 से 1 यहाँ, फिर भागूंगा काशी विद्यापीठ, वहाँ पढ़ाऊंगा ला वाले बच्चों को।